मेरा नाम अशोक है। मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ और दिलफेक इंसान था। औरत के शरीर के साथ खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं अपनी बातों से औरतों को और लड़कियों को फंसाकर उनके साथ गलत काम किया करता था। इतना गलत होने के बाद भी भगवान ने मुझे बहुत भाग्यशाली बनाया था, क्योंकि मुझे पत्नी भी बहुत समझदार और संस्कारी मिली थी। यहाँ तक कि वो अमीर भी थी, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था। मेरी उम्र 35 साल थी। मैंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। मैं अपनी उम्र से छोटा ही नजर आता था। मैं स्कूल में प्रिंसिपल था और मेरा अपना ही एक प्राइवेट स्कूल था, जो लड़के और लड़कियों दोनों का ही था और हाई स्कूल तक था। हमारे शहर की बहुत सारी लड़कियां मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आती थीं, क्योंकि ये स्कूल मेरा होने से पहले मेरे ससुर का था और काफ़ी पुराना हो चुका था। इसलिए दूर दूर से हमारे स्कूल में लड़कियां लड़के पढ़ने के लिए आते थे। मैं अपनी 15 साल की उम्र से ही रंगीन मिजाज था। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। इस उम्र में आकर भी मैं स्कूल के टीचर्स को कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन एक खूबसूरत औरत आई और कहने लगी कि सर, मैं गरीब औरत हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे का एडमिशन कर लीजिए। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती हूँ। वो औरत बहुत उम्मीद लेकर मेरे पास आई थी। तब मैंने उसे एक ऑफर दी और कहा कि तुम्हारे बेटे की यहाँ पर एजुकेशन फ्री में हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन फिर मैंने उसे जब अपनी डिमांड बताई तो उसके होश उड़ गए थे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। इसके बदले तुम्हारा बेटा यहाँ पर फ्री में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। वो औरत मजबूरी में आकर मेरी बात मान गई और मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन उस दिन जब मैं अपने घर गया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी अपनी पत्नी ही कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे क्लास की एक स्टूडेंट काफ़ी देर से स्कूल के बाहर खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। स्कूल की आया मुझे कई बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन मैं बिजी होने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर मैंने कई घंटे लगाकर जब उस लड़की को खूब तंग कर लिया तो स्कूल की आया को साफ साफ कह दिया कि अगर ये लड़की अंदर आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर आया बहुत घबरा गई थी। वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही थी, लेकिन जिसको मैंने अपने ऑफिस के दरवाजे पर रोक कर रखा था और अपने लिए ये समझ रहा था कि वो 2-3 घंटे से बाहर खड़ी रहकर थक हार कर थोड़ी देर बाद खुद ही वहां से चली जाएगी। मगर ये मेरी गलत फहमी थी, बल्कि वो लड़की तो ऑफिस के अंदर और मुझसे मिलने के लिए मचल रही थी। उसे इंतजार करते हुए जब ज्यादा समय हो गया तो उसने हंगामा काटना शुरू कर दिया था। वो ऑफिस के बाहर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने पूरे स्कूल को भी अपने सर पर उठा लिया था। मेरे ऑफिस के दरवाजे पर ही उस लड़की और आया के बीच बहस शुरू हो गई थी। वो दोनों खूब हंगामा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद ही उनके अलावा मैं कुछ और आवाजें अपने फैमिली स्टाफ की भी सुन रहा था। तभी अचानक मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि पूरे स्कूल में लड़ाई की खबर लीक हो जाती, मुझे इस लड़की को रोकना ही था। मैं एक झटके से अपनी सीट से उठा और ऑफिस के दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया था। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे गुस्से में देखकर वहां के टीचर्स तो वहां से खिसक गई थी। हालांकि आया मेरे हुक्म के इंतजार में खड़ी रही। मुझे बाहर देखकर वो लड़की स्नेहा बुरी तरह से रोने लगी और मेरे करीब आकर कहने लगी, सर आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसे लेकर अपने ऑफिस के अंदर आ गया और आया से सख्ती से कह दिया कि ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए और मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता। ये कहकर मैं स्नेहा के साथ अंदर आ गया और ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ज्यादा रोने की वजह से स्नेहा की कंडीशन खराब हो रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। स्नेहा हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रोने की वजह से उसके गोरे गोरे चेहरे की आंखें, नाक और गाल लाल हो गए थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया तो वो मेरे सीने के साथ लगकर मुझसे चिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा। वैसे भी रोती हुई लड़कियां और औरतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और इस समय स्नेहा को रोता हुआ देखकर भी मुझे उससे उलझन महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं एक झटके से स्नेहा से पीछे हो गया और उसे उंगली दिखाते हुए कहने लगा कि ये बेवजह का रोना धोना बंद करो। आखिर तुमने किस बात का हंगामा किया हुआ है? पूरे स्कूल को तुमने अपना घर समझकर शोर शराबा करना शुरू कर दिया। तुम जानती हो कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर मेरी कितनी रेपुटेशन है। क्या तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो?
मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुझे फटी फटी नजरों से देखते हुए कहने लगी, बेवजह का रोना? आपको मेरा रोना बेवजह का लग रहा है? आपको लगता है कि मैं आपके सामने बेवजह रो रही हूँ? आपको अपनी इज्जत का ख्याल है, मगर आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है। मेरी इज्जत का क्या, जो आप मेरे साथ कर चुके हैं। मैं कल से आपको मैसेज और कॉल कर करके पागल हो गई हूँ। ना तो आप मेरी कॉल रिसीव कर रहे हो और ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। हालांकि आपने मेरे सारे ही मैसेज व्हाट्सएप पर रीड कर लिए हैं। मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करोगे, मेरी कंडीशन के बारे में पूछोगे, मगर आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। फिर मुझे ये एहसास होने लगा कि आप तो मुझसे अपनी जान छुड़वा रहे हो, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहाँ पर शोर शराबा करूं। आप अगर मेरे मैसेज या कॉल का रिप्लाई दे देते तो हम दोनों के बीच तसल्ली से बात हो सकती थी, या फिर आप मुझे आराम से ऑफिस के अंदर आने की परमिशन देते तो शायद ये हंगामा इतना नहीं बढ़ता। स्कूल में पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां मेरे मोहल्ले में भी रहती हैं। उनके कानों तक अगर मेरी ये बातें पहुंची तो आप सोचो, वो तो फौरन मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता देंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है। मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे घर बिठा लेंगे, मुझे पढ़ने भी नहीं देंगे, और हो सकता है कि शायद वो मेरी शादी करवा दें। आपको पता है ना कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई फिर क्या होगा। इससे आगे तो आपको सोचना चाहिए था मेरे साथ गलत करते समय। तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया था, अब आपको अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो रही है। तो मैं उसकी बात पर भड़कते हुए कहने लगा कि तुम भी कोई मासूम बच्ची नहीं हो। अगर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया तो तुम भी मेरी बातों में आ गई, और मुझे क्यों तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। मैंने क्या तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है? तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ था वो तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था। तुम मुझसे अपनी फीस माफ करवाना चाहती थी। तुमने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं और वो तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। तुम्हारे ऊपर 6 महीने की फीस चढ़ गई थी। मैं तुमसे अपनी फीस मांग रहा था तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे, और जब मैंने तुम्हें स्कूल से निकलने के लिए कहा तो तुम स्कूल से निकलना भी नहीं चाहती थी। मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। मैंने जब तुम्हें बताया कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ़ कर दूंगा और आगे भी तुम फ्री में पढ़ सकती हो। अभी हाई स्कूल में तुम्हारा साल पूरा होने में 4 महीने रह गए हैं। मैं तुम्हारी इन 4 महीनों की फीस भी माफ़ करने के लिए तैयार था। तुम मेरी बात पर एग्री हो गई थी, तब जाकर हम दोनों के बीच ही सब कुछ हुआ था। इस सब में मेरे अकेले की ही गलती नहीं है, तुम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हो। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वो एकदम से बिखर गई। मेरे साथ ये सब करने से पहले आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उस समय तो आप मेरी तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे थे। कह रहे थे कि मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की को स्कूल की ज़रूरत है ताकि आपके स्कूल का नाम रोशन हो सके, और मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की अगर इस स्कूल को छोड़कर चली गई तो आप लोगों का भी नुकसान होगा। आपने ही मुझे अपने स्कूल की स्टूडेंट होने के बावजूद अपनी स्पेशल स्टूडेंट बनाया हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई कम करती थी, बल्कि आपके दिए हुए काम ज्यादा किया करती थी। इस एक ऑफर पर आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप मेरा खूब इस्तेमाल करते रहे, मुझे भरोसा दिलाते रहे कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो आप मुझसे शादी कर लोगे। आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप मेरी फैमिली से अपने और मेरे रिश्ते की बात करोगे तो मेरी फैमिली फौरन मान जाएगी। अगर मेरी फैमिली नहीं भी मानी तो आप मुझसे उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ही शादी कर लोगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझसे अलग नहीं हो सकते। और मैं बेवकूफ़ अपनी मासूमियत में आकर आपके ऊपर भरोसा कर बैठी। मैं अपना सब कुछ आप पर न्योछावर करके बैठ गई, और अब आप कहते हो कि इसमें मेरी भी गलती है। ये कहते कहते उसने अपना पर्स खोला और उसमें से लैब की एक रिपोर्ट निकालकर मेरे मुंह पर जोर से दे मारी और कहने लगी कि ये देखो, आप अपनी गलती खुद आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और कितनी मुश्किल से मैंने अपनी ये रिपोर्ट करवाई है। मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास ये सबूत लेकर आई हूँ। वो यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट थी। मैंने एकदम से वो रिपोर्ट पकड़ ली जो अभी ज़मीन पर गिरने ही वाली थी, और उस रिपोर्ट से साफ साफ साबित होता था कि स्नेहा प्रेग्नेंट है। मैंने सवाल करती हुई नज़रों से स्नेहा की तरफ देखा तो वो एकदम से फिर से रोने लगी। वो कहने लगी कि मुझे मेरे माता पिता मासूम बच्ची समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे की माँ बन गई है। इस सब की वजह आप हैं। आपने ही मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में डाला है। मैं चौंकते हुए उससे कहने लगा, मैं क्यों होता इसकी वजह? मुझे क्या पता कि तुम कितने लड़कों के साथ इश्क लड़ाती रही हो और जब माँ बन गई तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो।
तो वो एकदम से हक्का बक्का होती हुई मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बात सुनकर तो काफी देर तक उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये सब मैं कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद जब वो अपने होश में आई तो वो फिर से रोने लगी और कहने लगी, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये बच्चा आपका ही है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था तो मैं ना समझ थी। मैंने आपके अलावा किसी को अपने आप को छूने तक नहीं दिया था और मैं कुंवारी थी, और पहली बार कुंवारापन खत्म करने वाले मर्द से बेहतर ये बात कौन जान सकता है। फिर भी आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो कि मेरा दूसरे लड़कों के साथ अफेयर था। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था और मैं आपके प्यार के जाल में भी सिर्फ मजबूरी में फंसी थी क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ, भले ही हाई स्कूल कर रही हूँ, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं आपको अदालत तक घसीटूंगी। आप औरत की ताकत को नहीं जानते। मेरी उम्र भले ही अभी कम है, मगर मैं लड़कियों के साथ हो रहे जुल्म को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने भी तो मेरे साथ जुल्म ही किया है, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इस बच्चे को खत्म कर देती हूँ, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी न हो, लेकिन अब सवाल मेरे कैरेक्टर पर आ गया है तो आप यकीन कर लीजिए कि मैं अपने कैरेक्टर पर लगा हुआ दाग जरूर मिटाऊंगी। मैं अबॉर्शन कभी भी नहीं करवाऊंगी, बल्कि इस बच्चे का जन्म होने के बाद मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और फिर इस बात का फैसला तो अदालत करेगी कि इसका पिता कौन है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं खुद तो सबके सामने जलील हो जाऊंगी, मगर आपको भी कभी इज्जत से जीने नहीं दूंगी। जैसे आपने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है, मैं आपकी इज्जत पर भी ऐसे ही दाग लगाकर रहूंगी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं भी दुनिया को बताऊंगी कि स्कूल की आड़ में आपने लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने का अड्डा खोल रखा है, जहां पर आप भोली भाली लड़कियों की मासूमियत के साथ खेलते हो। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपका वास्ता इस बार चंद पैसे देकर खामोश हो जाने वाली लड़की से नहीं पड़ा। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोल रही थी, तो एक पल को तो मैं भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया था, क्योंकि वो कम उम्र की दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा चालाक होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय मुझे अपना नाम, बिजनेस और अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ महसूस हुआ, और सबसे बढ़कर ये कि मैं एक फैमिली वाला था। मेरे बीवी बच्चे थे। अगर किसी तरह ये बातें मेरे घर तक पहुंच जाती तो मेरी पत्नी और मेरी जवान बेटियों पर इसका क्या असर पड़ता। मेरी पत्नी, जिसके पैसे पर मैं ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने में कामयाब हुआ और इतनी कामयाबी से अपना बिजनेस चला रहा था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता था। उसने मुझे पूरी तरह से फ्रीडम दी हुई थी, लेकिन कब कहाँ मेरी लगाम खींचनी है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर मेरी पत्नी के कानों में जरा सी भी मेरी अय्याशियों की भनक पड़ गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने बहुत तेजी के साथ इस मामले की सीरियसनेस को कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे अपने सामने खड़ी लड़की उनाम लड़कियों की जैसी नहीं लग रही थी, जो इससे पहले भी मेरे अत्याचार की शिकार हो चुकी थी, जो रो धोकर चुप हो जाती थी। मगर ये लड़की तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी। ये तो मुझे खुला चैलेंज दे रही थी, धमकियां दे रही थी। और मैं इतनी बात जानता हूँ कि जो लड़कियां धमकी देने पर आ जाएं, वो सच में कुछ भी कर गुजरती हैं। वैसे भी ये लड़की स्कूल में मौजूद बाकी लड़कियों से काफी अलग थी, तभी तो मैं इस पर फिदा हुआ था। इसी वजह से इसके साथ जितनी जल्दी मेरा रिलेशन बना, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया था। मैंने इसका खूब फायदा उठाया। जब मेरा इससे मन भर गया तो मैंने फीस ना देने का आरोप लगाकर इसे स्कूल से निकाल दिया। इसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे और अपनी बेटी के एडमिशन की दोबारा से बात कर रहे थे, मगर मैंने इसके पेरेंट्स से पूरे 1 साल की फीस की डिमांड की थी, जो कि वो लोग नहीं दे सकते थे। इसलिए वो लोग भी निराश होकर यहाँ से चले गए थे। ये लड़की स्कूल से निकलने के बाद भी मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही थी और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था। ये स्कूल मेरी पत्नी का था और यहाँ पर कभी मैं एक टीचर की नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन मैं एक दिलफेक इंसान था। इसलिए बहुत जल्द अपने स्कूल में पढ़ाने वाली अपनी पत्नी को मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लिया था। मेरी पत्नी अपने पिता के स्कूल में ही टीचिंग करती थी। मुझसे पहले उसके पिता यहाँ के प्रिंसिपल थे। मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानता था कि जिसे नजर भरकर मैं एक बार देख लूं, वो मुझ पर फिदा न हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैं वैसे भी लड़कियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था कि उनको इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मैं अपनी पत्नी को पटाने में काफी हद तक कामयाब भी हुआ था।
यही वजह थी कि मेरे दोस्तों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां मेरी दोस्त थी। ये और बात है कि मैंने उनमें से किसी के साथ भी शादी की कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन मैंने स्कूल में टीचिंग करने के दौरान ये सोच लिया था कि मुझे भावना से ही शादी करनी होगी, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल की इकलौती बेटी थी। इस फैसले को करने की मेरी दो बड़ी वजह थी। एक तो वो अपने पिता के मरने के बाद इस बड़े स्कूल की अकेली मालकिन थी, जिसकी महीनों की लाखों की सैलरी थी, और दूसरी ये कि वो कुंवारी थी और उसके पिता उसके लिए कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब प्रिंसिपल साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी पत्नी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। धीरे धीरे वो मुझसे प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों में मैंने देखा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, वो मेरे साथ सेटल हो जाना चाहती थी। तो फिर मैंने एक तीर से दो निशाने करने के बारे में सोचा कि बजाय इसके कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर टीचर बनकर गुजार दूं, क्यों ना इस लड़की से शादी करके मैं ही स्कूल का मालिक बन जाऊं। इसलिए मैंने भावना को और ज्यादा इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। पहले उसके सामने अप्रिशिएट होकर उसे ये जताया कि मैं कितना मेहनती इंसान हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी मोहब्बत की शीशी में उसे ऐसे उतारा कि वो मेरी मोहब्बत में दम भरने लगी, और उसने मुझे एक दिन खुद ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो मैंने एक सेकंड भी गवाए बिना उसे फौरन ही हाँ कर दी, और शादी होने के बाद धीरे धीरे मैंने उसकी सीट पर ऐसा कब्जा किया कि उसे बिल्कुल ही घर का बनाकर रख दिया था। ऐसा नहीं था कि वो स्कूल से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई थी, बल्कि वो कभी कभी विजिट पर आती थी। तो ऐसे में मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसे कुछ भी ना पता चले। स्कूल में फीमेल टीचर्स के साथ मेरी आशिकी और मोहब्बत के खेल हर रोज चल रहे थे, मगर फिर धीरे धीरे कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों पर भी मेरा दिल आने लगा था। जिन टीचर्स का मुझे लगता था कि उनका कैरेक्टर लूज है या मैं उन्हें अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकता हूँ, तो मैं उनके साथ सब कुछ कर गुजरता था। मैंने अपने ऑफिस के साथ ही एक कमरा अपनी अय्याशियों के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पर मैं आराम करने के लिए लेटने के लिए जाता था। तो मेरे बगल में कोई ना कोई स्कूल की टीचर या फिर स्टूडेंट मौजूद होती थी। इनमें से खुद भी कुछ अपनी अय्याशियों के चक्कर में मेरे साथ जुड़ जाती, और कुछ टीचर्स को मैं अपनी बातों से बहला फुसलाकर इस कमरे में लेकर आता था। और कुछ ऐसी मासूम बच्चियां होती थी जो मेरी किसी न किसी मजबूरी का शिकार बन जाती थी और मजबूरी में आकर मेरे कमरे की रौनक बढ़ाती थी। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती थी जो झांसे में मारी जाती। उन्हें लगता था कि मैं ये सब कुछ करने के बाद उनसे शादी भी कर लूंगा, और वो नशे की धुत में मेरे किए गए वादों के चक्कर में मेरी मर्जी के मुताबिक वो सब कुछ कर जाती थी, जो शायद उन्होंने कभी सोच भी नहीं रखा था। उन्हीं में से एक ये लड़की स्नेहा भी थी, जो दिन ब दिन न जाने क्यों मुझे एक चैलेंज देती हुई महसूस होती थी। पहली नजर ही देखने के बाद मुझे इस पर एक नशा सा चढ़ गया था, और मैं इसे हर हाल में अपने करीब लाना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर न जाने क्यों वो मुझसे लोहे के चने चबवा रही थी। अजीब सी सीरियसनेस वाला उसका अंदाज होता था। कभी कभी कुछ लड़कियां एक्स्ट्रा क्लासेस होने की वजह से स्कूल में छुट्टी के बाद भी रुक जाया करती थी और अपने अपने घर को लेट जाती थी। स्नेहा मेरे साथ साथ स्कूल की फीमेल टीचर्स की भी फेवरेट थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। हर बार उसके अच्छे मार्क्स आया करते थे। मुझे अंदर ही अंदर वो काफ़ी तेज़ भी लग रही थी, और फिर मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा था। मैंने उसको अपनी बातों में ले लिया था। जब एक बार वो अपनी फीस माफ़ करवाने के चक्कर में मेरे करीब आई, तो अगली बार मैंने उसकी तारीफ इतनी ज़्यादा की थी कि वो मेरी मोहब्बत में घायल हो गई थी। उसे लगा था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने उससे मोहब्बत के झूठे वादे किए थे और उसे भरोसा दिलाया था कि मैं उससे शादी भी कर लूँगा। मेरी उम्र उससे ज़्यादा है तो क्या हुआ, मगर मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मेरी बातों में आसानी से आ गई थी। उसके बाद मैं उसे छोटे छोटे काम के लिए अपने ऑफिस में बुलाया करता था, और एक दो बार उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने उसके क्लास टीचर से कहकर उसके मार्क्स पहले से भी ज़्यादा बढ़वा दिए थे। मैंने स्नेहा को उसके क्लास की मॉनिटर बना दिया था। इस तरह वो मेरे ऑफिस में बार बार आती जाती रहती थी। सबको लगता था कि मॉनिटर होने की वजह से वो मेरे पास कोई ना कोई काम लेकर आती है, इसलिए किसी को हम दोनों पर शक भी नहीं होता था। मैं उसको देख देख कर अपनी आंखों को सेकता रहता था और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका दिल भी जीत लिया था। उसे अपनी बातों में इस तरह से ले लिया था कि वो किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताए, और ऐसा ही हुआ था। वो मेरे एहसानों तले इतनी दब चुकी थी कि चाहकर भी मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने धीरे धीरे इसके साथ अपनी हवस पूरी करनी शुरू कर दी थी, मगर फिर कुछ दिनों के बाद ही ये मेरे दिल से उतर गई थी। हालांकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। लड़कियां अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से मेरे करीब आई भी थीं, तो इतनी जल्दी मेरे दिल से नहीं उतरती थी।
मैं दिन ब दिन किसी न किसी लड़की को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी कर लिया करता था। साथ ही साथ उन्हें मुंह बंद रखने के लिए अच्छी खासी रकम भी दे दिया करता था। इस तरह वो खुशी खुशी हर बार मेरे इशारे पर इस कमरे में मौजूद होती थी। लेकिन स्नेहा दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी। उसने मुझे मेरे छूने से भी पहले ये बात मुझ पर साफ जता दी थी कि वो मुझसे शादी जरूर करेगी, जबकि मैं तो शादी के नाम से ही दूर भागता था। मैं तो अपनी पहली शादी से भी खुश नहीं था। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं भावना से भी कभी शादी नहीं करता, बल्कि शादी तो मुझे किसी बेड़ी की तरह लगती थी और मैं हर बार अपने आप को कुंवारा और जवान बनाकर रखता था। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे डिवोर्स देने के बाद मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाता, क्योंकि मेरी पत्नी भावना ने अभी तक ये स्कूल मेरे नाम नहीं किया था। और जाहिर सी बात है, सोने की चिड़िया को आखिर कौन अपने हाथ से जाने देता है। भावना मेरे लिए सोने की चिड़िया जैसी ही थी, जिसने मुझ जैसे मामूली से टीचर को अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार में पड़कर। अगर ये स्कूल मेरे नाम पर होता तो शायद मैं बहुत पहले ही अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर आज़ाद जिंदगी गुजार रहा होता। ना मुझे किसी का डर होता और ना ही किसी को किसी भी बात का जवाब देना होता। लेकिन हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में जल्दी नहीं आती, बल्कि सच बात तो यह है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे रास्ते में भी कभी भी शामिल नहीं हुई थी। यही वजह थी कि मैंने धीरे धीरे गैर महसूस अंदाज में स्कूल का हर काम अपने हाथ में ले लिया था। और जब मेरी जुड़वा बेटियां पैदा हुई तो मैंने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया था कि वो बेटियों को संभाले, स्कूल का सारा इंतजाम मैं खुद देख लूंगा, क्योंकि उसके लिए भी जुड़वा बच्चों की परवरिश करना काफ़ी मुश्किल था। उस पर अगर वो स्कूल पर भी ध्यान देती तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। इस बात से मेरी पत्नी भी संतुष्ट थी। अब मैं स्कूल की हर चीज़ का मालिक खुद था। लेकिन स्नेहा वाला मैटर तो मेरे गले की हड्डी बन चुका था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए अपनी इंटेलिजेंसी के बलबूते में हर मुश्किल से मुश्किल केस से आसानी से निकल चुका था। तो फिर स्नेहा वाला मैटर मेरे लिए क्या था? मैं अच्छी तरह से जानता था कि सख्ती और गुस्से से ये मैटर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने फौरन पैंतरा बदला और स्नेहा को अपनी बातों में ले लिया। मैंने स्नेहा से कहा, स्नेहा, मैं तुमसे शादी करने को कब मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी कुछ मजबूरी समझो। मुझे बेइज्जत करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? ये स्कूल, ये पैसा, सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर है। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। हम छुपकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, वरना अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करोगी जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है? सोच समझकर मुझे अपने फैसले के बारे में बता देना। मेरी बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और वो ढीले ढीले अंदाज में मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, देखो, मैं सच में स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरी पहचान असलियत में कुछ भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक अमीर इंसान हूँ। सच कहूँ कि अगर अभी मेरी पत्नी मुझसे प्रिंसिपल की ये सीट ले ले तो मेरी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर दोबारा बैठ सकूँ। इसलिए इस मामले का बेहतर सल्यूशन तो मैं तुम्हें यही दूंगा कि तुम अपने पेरेंट्स से अपनी शादी के लिए कहो। तुम्हारे माता पिता तो वैसे भी गरीब हैं, वो तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते। तुम आगे अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती थी, जबकि तुम्हारे पेरेंट्स तो गांव के लोग हैं। वो लोग तो किसी तरह तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा देना चाहते हैं। इसलिए तुम अपने पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। तुम शादी के बाद सुखी रहोगी। और अभी इस मैटर से निकलने की जहाँ तक बात है तो मेरी पहचान एक बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। तुम अपना अबॉर्शन करवा लेना। बताओ, मंजूर है? मैंने बहुत सोच समझकर पत्ते फेंके थे और इसमें जीतने के चांसेस मेरे पास 50% थे। मेरी बात सुनने के बाद वो कुछ देर तक तो खामोश रही और फिर जब बोलना शुरू किया तो मेरा दिल बिगड़ने लगा था। उसने मुझसे कहा कि मेरा अबॉर्शन करवा दो ताकि मैं इधर से आज़ाद हो जाऊं। मेरे पिताजी के गांव से एक रिश्ता आया है, मैं वहां पर शादी कर लूंगी। मेरे लिए यही बेहतर होगा। तो मैंने दिल ही दिल में इस लड़की की दाद दी। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखती थी। जानती थी कि मेरा जैसा आदमी जिसके हाथ में स्कूल की आमदनी नहीं है, वो भला उसे क्या अच्छी जिंदगी दे सकता है। इसलिए उसने समझदारी का सबूत देते हुए मुझसे इस सिलसिले में जब मदद चाही तो मैंने फौरन उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी और इसी समय तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। 1-2 घंटे की बात है, फिर तुम इस मैटर से जान छुड़ा लोगी। तो वो मान गई थी। उसने अपनी किसी फ्रेंड को इस बारे में बताया था, जिसके थ्रू उसने अपनी यूरिन रिपोर्ट भी करवाई थी। अब मैंने उसे समझाया था कि वो अपनी किसी दोस्त को मेरे बारे में न बताए। मैं स्नेहा को लेकर जब डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझसे अच्छी खासी रकम वसूल की और स्नेहा का ट्रीटमेंट किया। तो उसने मुझे उसी समय बता दिया था कि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है
और ये अबॉर्शन करवाने से इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की का कोई भी काम नॉर्मल नहीं है। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों को यहाँ पर ला चुका था, सबके काम ठीक से भी हो जाते थे, लेकिन ये लड़की तो मेरे लिए सिर्फ मुश्किल बन रही थी। जैसे तैसे करके ये मैटर किसी तरह सॉल्व हो गया, लेकिन आखिरी समय पर स्नेहा की तबीयत बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर भी मुसीबत में फंसने वाली थी, मगर उसे मोटी रकम देकर खामोश करवा दिया गया, जबकि स्नेहा की डेड बॉडी को भी ठिकाने से लगा दिया गया था। स्नेहा की डेड बॉडी को मैंने अपने जानने वाले एक नौकर के हाथ जंगलों में भिजवा दिया था। काफी दिनों तक एक गुमशुदा लड़की की खबर मीडिया पर चलती रही और फिर पता चला कि स्नेहा की डेड बॉडी जंगल में मिली थी। उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया था। पुलिस को डेड बॉडी मिल गई थी, मगर किसी को भी ये नहीं पता चला था कि असल कसूरवार कौन है। इसीलिए उसके परिवार वाले रो धोकर खामोश हो गए थे और मैंने सुकून का सांस लिया था और मैं फिर से अपनी अय्याशियों की तरफ लौट आया था। अब की बार तो मेरे दिन रात खूब मक्खन मलाई की तरह गुजरने लगे थे। अब की बार एक हीरा मेरे हाथ लगा था। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये जो कोई भी थी, उसे ना तो कोई पैसों का लालच था, न वो मुझसे शादी करना चाहती थी, बल्कि मुफ्त में वो मुझे अपने शरीर का मजा चखाने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे और क्या चाहिए था? ये औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बदले में सिर्फ इतना चाहती थी कि उसका बेटा मेरे स्कूल में फ्री में पढ़ सके। मेरी नज़र तो उसकी खूबसूरती से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कहा था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे पास इतनी फीस नहीं है। बस भगवान के लिए आप मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दो, मैं बदले में आपको थोड़े पैसे दे दिया करूँगी। वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसलिए मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैंने उसके बारे में डिटेल भी पता की थी, जिसके बाद मुझे पता चला था कि उसका पति मर चुका है और वो अपने एक बेटे के साथ किराए के मकान में अकेली रहती है। लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है। मुझे ये औरत अपना आसान शिकार नजर आई थी, क्योंकि ये कुंवारी भी नहीं थी जो नखरे दिखाती। और दूसरी बात, यहाँ पर पैसों के लेन देन का भी कोई मामला नहीं था, बल्कि उल्टा मैं उस पर एहसान करके उसके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहा था। जब से उसके बेटे ने स्कूल में एडमिशन लिया था, मैं बहाने बहाने से इस औरत को अपने स्कूल में बुलाता था। वो बहुत मजबूर थी, इसीलिए आ ही जाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने स्पेशल कमरे में आने के लिए कहा तो वो रोने लगी। तो मैंने उसे बताया कि इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे साथ इस काम के लिए तैयार हो सकती हो, और अगर मंजूर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर जाते जाते तुम अपने बेटे को भी यहाँ से लेकर चली जाना, क्योंकि मैंने कोई अनाथ आश्रम खोला हुआ नहीं है। मैं जानता था कि ये औरत अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसने अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकालकर महंगे स्कूल में डाला था, ताकि आगे चलकर उसके बेटे का फ्यूचर बन जाए। लेकिन जब उसे लगा कि उसके बेटे की शिक्षा यहीं पर रुक सकती है, तो वो मेरे साथ कमरे में चली गई। वो जितनी देर तक मेरे साथ रही, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैंने उसके साथ अपने सारे पैसे वसूल कर लिए थे। अपने और उसके बीच होने वाले सारे खूबसूरत लम्हों की मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। जब वो जाने लगी तो मैंने उसे रिकॉर्डिंग दिखा दी थी। रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसने मुझसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो मैंने उससे कहा कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे बुलाने पर हर बार आना होगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये हर बार तो मेरे बुलाने पर नहीं आएगी। इसीलिए मैंने इतना कड़ा बंदोबस्त कर दिया था कि अगर वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना भी चाहेगी तो नहीं जा पाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसी कमज़ोर और बेबस औरतें बहुत पसंद थीं। इस औरत का इस्तेमाल मैं कभी भी कर सकता था। ये मेरे लिए अब ऑल टाइम बन गई थी। मैं इसी बात से खुश होते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन अंदर से मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही है और मेरी पत्नी उसे मार रही है। मैंने एकदम से अपनी पत्नी को गुस्से से पीछे धकेला और अपनी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि आप हम दोनों के बीच से चले जाओ। मैं आज इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे भगवान ने सिर्फ 2 जुड़वा बेटियां दी थी। मैं अभी तक एक बेटे के लिए तरस रहा था, इसलिए कभी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। अपनी बेटियों को दुखी देखकर मेरा दिल जल जाता था। मैंने कभी ना तो खुद अपनी बेटियों पर हाथ उठाया था और ना ही कभी अपनी पत्नी को उठाने दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बार बार मेरी बेटी को मारने की बात कह रही थी। मैंने अपनी पत्नी की गर्दन को पकड़ लिया और उससे कहा कि खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया, आखिर तुम इसे किस लिए मार रही हो? इसकी क्या गलती है? मेरी पत्नी मेरी तरफ देखकर कहने लगी,
तुम्हारी बेटियां बहुत समझदार हो गई हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी न जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पूछो इससे ये आखिर किसके साथ अपना मुंह काला कराकर आई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैं अपनी 15 साल की बेटी को देखने लगा था। तभी मेरी बेटी ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखते हुए कहा, आपकी ये बेटी भी तो उसी लड़के से मिलती है, आपने इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने पलटकर अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा जो सिर्फ मेरी बड़ी बेटी से 5 मिनट छोटी थी। मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, मैं तुम्हारी तरह माँ नहीं बनी हूँ। अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हम दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। मेरी पत्नी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया था और वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैंने अपनी बेटियों को तो अच्छे संस्कार दिए थे, न जाने मुझसे किस बात की सजा हो गई है जो मेरी बेटियां इतनी बिगड़ गईं। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे निकले हुए शब्द मेरे दिल पर लग रहे थे। उस समय मेरे सामने अचानक उन सारी मजबूर लड़कियों के चेहरे आने लगे जिनके साथ मैंने गलत किया था। उन्होंने न जाने कितनी बार मेरे सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे, मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश की थी। वो मेरे सामने बिलख बिलख कर रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मैं तो हवस के नशे में धुत होकर उनके शरीर के साथ खेलता रहा। मैं समझता था कि शरीर का खेल सिर्फ मेरे ऑफिस के कमरे तक ही मौजूद है, मगर नहीं, ये तो मेरे घर पर बल्कि मेरी बेटियों के बेडरूम तक पहुंच गया। जैसी करनी वैसी भरनी के रूप में मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। मैं कल दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा था, आज कोई मेरे ही घर में घुसकर मेरी दोनों बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई थी। आज मेरी बड़ी बेटी अपने ही बॉयफ्रेंड के बच्चे की माँ बन चुकी है और उसी बेटी के बॉयफ्रेंड ने मेरी छोटी बेटी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। मेरी पत्नी ये सब कुछ देख करके पागल हो गई थी। आज मेरी बेटियां उसी रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते की शुरुआत मैंने की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जिन लड़कियों की वीडियो बनाई थी उनकी वीडियो भी डिलीट कर दी है और जिनके साथ मैं गलत कर चुका था उनके लिए मैं भगवान से माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि उनसे माफ़ी मांगने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आज मेरे घर के हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। मेरी पत्नी ने जितने अच्छे संस्कार मेरी बेटियों को देने की कोशिश की थी वो उतनी ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। आखिर वो अपने पिता पर गई थी। मेरी पत्नी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बेटियां बहुत बिगड़ गई हैं, अपने पिता की किसी बात को नहीं सुनती। अपनी माँ के पागल होने का उन्होंने खूब फायदा उठाया और आज वो लड़कों के साथ खूब रिलेशन बना रही हैं। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं अपने हाल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब लड़कियां मुझे माफ़ कर दें जिनके साथ मैंने गलत किया था, और भगवान मेरी बेटियों को भी ठीक कर दे, क्योंकि अपनी बेटियों की वजह से मेरी भी बहुत बदनामी हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।